हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 8th नंबर का। ठीक है ना। अभी तक हम लोग जो है 7 प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जो रीजनिंग आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो आपके जनरल टेस्ट में आने वाला है, ठीक है ना, जो जनरल टेस्ट का पार्ट आएगा CUET में, उसमें रीजनिंग, मैथ और जनरल नॉलेज आएगा, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो आपका टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट है वो रीजनिंग का, जिसमें अभी तक हम लोग जो है 7 प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो जरूर पढ़िए, क्योंकि वो केवल वहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन और आंसर नहीं किए कि क्वेश्चन आया और आंसर दिया, उसका जो है हम लोगों ने डिटेल सॉल्यूशन जाना है। जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन लिया गया है उस टॉपिक को हम लोगों ने डिटेल समझा है, ताकि कम समय में आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो सके, क्योंकि समय तो भाई आपके पास कम है, ठीक है ना, समय जो है बहुत कम है। क्योंकि आपको पता है कि भाई 21 मई से आपका जो है CUET का जो UG का पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जो भिन्न भिन्न डेटों में लगभग 31 मई तक चलेगा। तो उसमें जो आपका जो है, उसमें जो तीसरा पार्ट आएगा, तीसरा डोमेन आएगा जनरल टेस्ट वाला, उसमें आपके 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से और 25 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज से पूछे जाएंगे। तो वहां पर जो है आपको 75 क्वेश्चन टोटल आने हैं, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, 15 क्वेश्चन आपको लेफ्ट करने हैं, वो किस सब्जेक्ट के ये आपको डिसाइड करना है। तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि आप मेरे साथ यदि अभी से लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपके 25 के 25 क्वेश्चन रीजनिंग के सही होने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आप रीजनिंग का छोड़ करके नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बस जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप रिवीजन करते चलो। इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट चुना है कि भाई टेस्ट जो आप क्वेश्चन लेंगे वो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, और क्वेश्चन के साथ साथ जो है हम लोग उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, जिससे जो है आपकी तैयारी भी होती जाए, आपका वो चैप्टर भी क्लियर होता जाए और क्वेश्चन भी आपके तैयार होते जाएंगे। तो हम लोग की कोशिश यही है, और आज जो है हम लोग 8th नंबर टेस्ट पर पहुंच चुके हैं। हम लोगों ने इसको जो है 2-2 पार्ट में डिवाइड करके किया है। 25 क्वेश्चन जो है आपके 2 पार्ट में, आप देखेंगे कि हर एक टेस्ट के आपको 2-2 पार्ट मिलेंगे। उसका रीजन ये है कि भाई आपका जो है समय बहुत ज्यादा, आपको ये नहीं कि 2-2.5 घंटे लगातार आप बैठे हैं, एक बोरियत होने लगी कि सर अब तो बहुत हो गया। इसलिए जो है आप पार्ट में जब उसको करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में आपको 11 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे, सेकंड में आपको 12 to 13 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल मैंने 25 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया है कि दोनों पार्ट को मिला के आप 25 क्वेश्चन आप तैयार करिए। उसमें आपका केवल क्वेश्चन तैयार नहीं हो रहा है, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने पार्ट में डिवाइड किया ना, कि भाई अगर आपको जो है टॉपिक भी तैयार करना है तो टाइम लगेगा उसको समझाने में, बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कि ये हाँ, कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं, कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं, क्वेश्चन आया उसका आंसर, लेकिन कुछ ऐसे जिनका ब्रीफ डिस्कशन जब करना है तो उसमें टाइम है, क्योंकि उसको समझाना पड़ता है कि हाँ भाई कैसे होगा। तो इसीलिए कि भाई कम समय में आपकी बहुत अच्छे प्रिपरेशन हो सके, आप जो है जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं हो सकता है वही आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, या उसी टॉपिक से कोई अन्य क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको आप बहुत आसानी से कर पाए। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। आज भी हम लोग जो है बहुत ही डिटेल्ड सोल्यूशन करने वाले हैं। जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका हम लोग पहले डिटेल समझेंगे कि टॉपिक क्या होता है, कैसे आप उसके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे अपने क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का देखिए जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, वो किस इस प्रकार से है आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है ना, और फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस।
दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। अब देखिए यहां पर जो है आपको दिया गया है कि 10 का रिलेशन किससे है, 99 से। उसी प्रकार से यहां पे क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे आपको चुनना है कि ए बी सी डी में से कौन सा आपका ऑप्शन सही आंसर होगा। किसको हम यहां पर रख दें कि आपका जो है दोनों तरफ के पलड़े बराबर हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका एनालॉजी से। किससे पूछा गया है, एनालॉजी से, अर्थात जिसे हम बोलते हैं जो है हिंदी में सादृश्यता परीक्षण। एनालॉजी टेस्ट में, ठीक है ना, क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या लगाना होता है कि दोनों तरफ के तराजू के पलड़े बराबर होने चाहिए। अगर इधर 1 kg है तो इधर भी 1 kg होना चाहिए, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट आपका 10 से 99 आने में लगेगा, क्या ऐसा क्या कॉन्सेप्ट लगाए कि 10 से 99 आ जाए, वही सेम कॉन्सेप्ट आपको इधर भी लगाना है। जैसे आप यहां पर देखें कि अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूं, अब जिसको 1 to 30 स्क्वायर याद है भाई, 1 to 10 तो सबको याद होते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है ना। क्यूब का मतलब उस संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई। जैसे अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो 1 to 10 सबको याद रहते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100, ठीक है ना। आप 30 तक याद कर लीजिए अगर आपको नहीं याद है। 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144। तो आप अगर 30 तक याद कर लेते तो बहुत आसान हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन करना आपके लिए। जैसे अब ये देखो, ये याद रखना है एनालॉजी टेस्ट में मेन कॉन्सेप्ट, जो आपका यहां पर रूल लगेगा सेम वही रूल आपको इधर लगाना है। जैसे मैंने क्या किया कि भाई 10 से 99 कैसे आएगा, तो मैंने कहा कि एक काम करो, 10 का आप स्क्वायर कर दो, 10 का आप स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में 1 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 99। अब देखो अगर मैं ऑप्शन फर्स्ट चेक करता हूं तो ऑप्शन फर्स्ट में है 8 का रिलेशन 63 से। तो आपने कहा अगर 8 लिया तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, माइनस का 1 करेंगे 63 आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि वो जो आपका कॉन्सेप्ट इधर लगा है सेम वही कॉन्सेप्ट इधर लगा है। देखो 10 का स्क्वायर माइनस का 1 तो 99, 8 का स्क्वायर माइनस का 1 तो 63। आगे अगर आप चेक करते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 प्लस का 4 लग रहा है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, यहाँ प्लस का 1 हो रहा है जबकि यहाँ माइनस का 1 है। तो जो कॉन्सेप्ट आपका 10 से 99 आने में लगा है वो सेम कॉन्सेप्ट किसमें लग रहा है, 8 से 63 लाने में। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो एनालॉजी का मेन कॉन्सेप्ट का दोनों तरफ सेम कॉन्सेप्ट लगने चाहिए, ठीक है ना। तो जो कॉन्सेप्ट आप इधर लगाएंगे सेम वही कॉन्सेप्ट इधर लगेगा। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है एनालॉजी टेस्ट से पूछा गया है, ठीक है ना, सादृश्यता परीक्षण टॉपिक से पूछा गया है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो क्वेश्चन दिया गया कि सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। यहां पे आपको शब्दों का रिलेशन देखना है, ठीक है ना। इनकरेज का रिलेशन रिस्ट्रिक्ट से है, उसी प्रकार से यहां पर क्या आएगा, गेन सक्सेस आएगा कि डेथ सरप्लस आएगा कि सीइंग बिलीविंग आएगा कि हर्ट सोयल आएगा। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो देखो इनकरेज का रिस्ट्रिक्ट से क्या रिलेशन है। जो रिलेशन भाई दोनों तरफ सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, जो रिलेशन इन दोनों का है वही सेम रिलेशन इधर भी दोनों वर्डों का होना चाहिए। तो जैसे आपने कहा कि भाई इनकरेज का मतलब है प्रोत्साहित करना, रिस्ट्रिक्ट मतलब प्रतिबंधित कर देना। किसी काम को आपने कहा नहीं भाई करो करो, बहुत अच्छी बात है तुम कर रहे हो, एक ने कहा नहीं बंद कर दो, उसने बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया, नहीं ऐसा नहीं आप कर सकते। तो जो आपका रिस्ट्रिक्ट है वो इनकरेज का क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो गया ना। एक कह रहा है कि भाई नहीं तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, वो आपको प्रोत्साहित कर रहा है। एक आया है उसने कहा नहीं बिल्कुल बंद कर दो उसको, उसने एक तो क्या कर दिया, एक जो काम चल रहा था जिसको आप बहुत अच्छे से कर रहे थे
दूसरा आकर के उसको क्या कर लिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो मतलब इनकरेज का जस्ट अपोजिट क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो अगर हम बात करें इनकरेज की, तो इनकरेज जो है, इनकरेज और यहां पर जो आपका रिस्ट्रिक्ट है, रिस्ट्रिक्ट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अर्थात विपरीत हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑप्शन की, जिसमें दिया है गेन सक्सेस, लाभ और सफलता, ये तो आपके सिनोनिम्स हो गए, तो ये तो आपका गलत है, इसमें तो सेम कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा क्योंकि ये अपोजिट नहीं है, ठीक है ना। गेन और जो आपका सक्सेस है सिनोनिम्स है एक दूसरे के। डर्थ सरप्लस, कमी अधिशेष, ठीक है ना। सरप्लस मतलब आधिक्य भी होता है, अधिक भी होता है। तो देखो डर्थ मतलब क्या हो गया, कमी, मतलब किसी चीज की कमी है, और सरप्लस मतलब अधिक है, कोई चीज अधिक है। तो यहां पर भी तो देखो क्या कह रहा है, इनकरेज का जस्ट अपोजिट रिस्ट्रिक्ट, तो डर्थ का जस्ट अपोजिट क्या हो गया, सरप्लस, क्योंकि डर्थ मतलब होता है कम और सरप्लस मतलब होता है अधिक, ठीक है ना। इसका हिंदी में मतलब अधिक भी होता है, अधिशेष भी होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। जिस प्रकार से इनकरेज का जस्ट अपोजिट रिस्ट्रिक्ट है, उस प्रकार से डर्थ का जस्ट अपोजिट सरप्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है नंबर सीरीज से। किस टॉपिक से पूछा गया है, नंबर सीरीज से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको एक नंबर सीरीज दी गई है, आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा, 196 आएगा कि 169 आएगा कि 81 आएगा कि 100 आएगा। तो मैंने आपको शुरुआत में एक बात कही कि 1 to 30 स्क्वायर अगर आपको याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आप देखते ही आंसर दे सकते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। फिर आगे अगर बढ़े तो 11 का कितना होता है आपका, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का आपका 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का आपका होता है 625, 26 का 676 और आपका 27 का 729, 28 का जो है आपका 784 और आपका जो है 29 का 841 और जो है आपका 30 हो जाएगा 900। तो 30 तक की स्क्वायर आप याद कर लें, अगर नहीं याद है, ठीक है ना। अगर याद है तो देखिए कितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो आपने कहा कि सीरीज दी गई है 49। अब देखो अगर मैं यहां पे देखूं तो 7 का स्क्वायर होता है 49, होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर होता है 64। तो अब देखो यहां पर जो नंबर है वो मुझे बताना है भाई। देखो जो आपका सेकंड नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है उस सेकंड नंबर का क्या है, स्क्वायर है। तो मैंने दो दो ग्रुप में इनको बांट दिया। देखो यहां से एक ग्रुप आपका 7 और इसका बन गया, यहां से एक ग्रुप बन गया, अब इनका ग्रुप बन जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपने कहा 13 का स्क्वायर होता है 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो कितना देखिए आसान हो गया, ठीक है ना। तो अगर स्क्वायर आपको याद रहते हैं तो आप बहुत आसानी से चुटकियों में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका 169, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। जो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का स्क्वायर है, तो यहां पे 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो 13 का स्क्वायर 169, तो 169 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा डिस्कस करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है किस टॉपिक से पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि श्रीनी इज टॉलर देन अनलू, राघु इज टॉलर देन चंद्रू
बट शॉर्टर देन बिंद्रा। श्रीनी इज शॉर्टर देन चंद्रू। हु इज द टॉलेस्ट? श्रीनी अल्लू से लंबी है, रागू चंद्रू से लंबा है, लेकिन वृंदा से छोटा है। श्रीनी चंद्रू से छोटी है, सबसे बड़ा कौन है? श्रीनी है, रागू है, चंद्रू है कि बिंद्रा है? तो अब देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो है रैंकिंग टेस्ट से। किस टॉपिक से पूछा गया है? रैंकिंग टेस्ट से, ठीक है ना। अब इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो भाई देखो ऐसा है कि यहां पर छोटे और बड़े की बात की गई है, कोई किसी से छोटा है, कोई किसी से बड़ा है। आपको बताना कि सबसे बड़ा कौन है। तो आपको करना कैसे है, यहां पर जो क्वेश्चन जैसा कह रहा है वैसा इसका पहले क्रम बना लीजिए। क्रम कैसे बनाएंगे? जो बड़ा है उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो छोटा उसको हम नीचे रखेंगे। जैसे देखो यहां पे कह रहा है कि श्रीनी इज टॉलर देन अनलू, तो हमने यहां पे इसको पहले अलग अलग बना लिया। यहां पे हमने लिख दिया श्रीनी टॉलर देन अनलू, तो अनलू नीचे हो गया, श्रीनी ऊपर हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि श्रीनी जो है वो अनलू से क्या है? लंबी है, तो श्रीनी को हमने ऊपर लिखा और जो है अनलू को हमने कहां लिख दिया? उसके नीचे, ठीक है ना। आगे देखो क्या कह रहा है कि रागू इज टॉलर देन चंद्रू। रागू इज टॉलर देन चंद्रू, ये हमने बना दिया, ठीक है ना। बट शॉर्टर देन बिंद्रा, बट शॉर्टर देन वृंदा, ठीक है। तो देखो जो छोटा है उसको नीचे, जो बड़ा है उसको हमने ऊपर रख दिया। बात समझ में आ रही है ना? जो छोटा उसको नीचे, जो बड़ा उसको ऊपर। तो यहां पे कह रहा है कि जो चंद्रू है वह रागू से तो छोटा है, या कह सकते हैं जो रागू है वह चंद्रू से तो बड़ा है, लेकिन बिंद्रा से वह छोटा है। रागू चंद्रू से तो लंबा है, लेकिन बिंद्रा से क्या है? छोटा है। अब जरा आगे देखो क्या कह रहा है, श्रीनी इज शॉर्टर देन चंद्रू। अब देखो श्रीनी इज शॉर्टर देन चंद्रू, अर्थात जो श्रीनी है वो चंद्रू से भी छोटी है, ठीक है ना। जो श्रीनी है वो चंद्रू से भी क्या है? छोटी है। तो श्रीनी से चंद्रू क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अगर हम इन सब को मिला दें, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा भाई, वृंदा बड़ा है रागू से, रागू बड़ा है चंद्रू से, चंद्रू बड़ा है श्रीनी से, श्रीनी बड़ी है अनलू से। तो सबसे लंबा कौन हो जाएगा? सबसे लंबा हो जाएगा वृंदा, सबसे लंबा हो जाएगा वृंदा, ठीक है ना। उसके नीचे रागू, रागू से छोटा कौन है? चंद्रू, चंद्रू से छोटा कौन है? श्रीनी, चंद्रू छोटा कौन है आपकी? श्रीनी। और श्रीनी से छोटा कौन है? अनलू, श्रीनी, और श्रीनी से छोटा कौन है? अनलू। तो सबसे लंबा कौन है? वृंदा, सबसे छोटा कौन है? अनलू। आपसे पूछा क्या गया है? हु इज द टॉलेस्ट, सबसे बड़ा कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका बिंद्रा। तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाएगा तो असेंडिंग ऑर्डर कैसे लगेगा? नीचे से ऊपर की तरफ ये असेंडिंग ऑर्डर है कि सबसे छोटा अनलू, उससे बड़ा श्रीनी, उससे लंबा जो है चंद्रू, उससे लंबा जो है रागू, सबसे लंबा जो है वृंदा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है ना भाई। असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम। क्वेश्चन आता है कि इनको जो है इनके हाइट के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, तो आप जब इनके हाइट के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो अनलू से आप बिंद्रा की तरफ जाएंगे। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो बिंद्रा से अनलू की तरफ आना है। क्लियर है? समझ में बात आ रही है? तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इस प्रकार से लिख करके सॉल्व करिए, जो बड़ा है उसको ऊपर, जो छोटा है उसको नीचे। बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो पहले हमने अलग अलग कर लिया, बाद में सबको हमने मिला दिया। तो भाई जब श्रीनी जो है चंद्रू से छोटी है, श्रीनी से छोटा अनलू है, तो सबसे लंबा कौन निकल के आया? बिंद्रा। और सबसे छोटा कौन है? अनलू। तो हमसे सबसे लंबा पूछा रहा था, आंसर आपका आ जाएगा वृंदा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा रीड करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर देयर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें।
अब आपको यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे पहला दिया गया है HALE, दूसरा दिया गया है HAKE, तीसरा दिया गया है HALT, चौथा दिया गया है HAMLET और पांचवा दिया गया है HAM। अब आपको बताना है कि इसमें ABCD में कौन सा आपका सही क्रम होगा इनका। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड से, शब्दों का तार्किक क्रम। अब जो है यहां पर इन शब्दों को आपको लगाना है जो है किसके अकॉर्डिंग, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करते हैं डिक्शनरी की, तो डिक्शनरी में जो भी वर्ड आपके मिलते हैं आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात जब भी आती है तो सबसे पहले बात होती है A to Z की, सबसे पहले बात होती है A to Z की। पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा आपका Z आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। डिक्शनरी में भी आपने देखा होगा भाई, जब डिक्शनरी आप खोलते हैं अगर कोई वर्ड आपको A वाला चाहिए तो आप सबसे पहले A वाले में आए, तो A वाले में बहुत सारे वर्ड होते हैं जहां पे A शुरुआत में सब में आया है, ठीक है ना, फिर B वाला वर्ड, फिर C, ऐसे करके पूरा आपका एक क्रम बनता है। तो वही चीज यहां पर भी है। तो सबसे पहली बात, इनके अर्थ से आपको कोई लेना देना नहीं है, इनका अर्थ निकाल के अनर्थ नहीं करना, ठीक है ना। तो इनकी मीनिंग से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप जो आंसर देंगे ABCD में, ये जो है, ये जो इनकी नंबरिंग की गई है, इस नंबरिंग के आधार पे आपको आंसर देना है कि पहले 5th नंबर आएगा, कि पहले 4th आएगा, कि पहले 3rd आएगा, पहले 2nd आएगा, कि पहले 1st आएगा। तो जो ये आप आंसर देंगे ये इनकी नंबरिंग, जो ये 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखें करने का तरीका क्या है उसको जरा समझें। पहला वर्ड दिया गया आपका HALE, ठीक है। दूसरा वर्ड दिया गया है HAKE, तीसरा वर्ड दिया गया है HALT, चौथा वर्ड दिया गया है HAMLET, ठीक है ना, और पांचवा वर्ड दिया गया HAM। ये दिया गया है पांचवा। देखो ये 1st है, ओके, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th और ये हो गया आपका 5th, ओके। अब जरा देखो लगाने का तरीका जरा समझो कैसे लगाना होता है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो सबसे पहले आप इन पांचों में देखिए कहां तक अल्फाबेट इन पांचों वर्डों में कॉमन है। तो आपने कहा कि भाई देखो पहले में भी HA आया है, दूसरे में भी HA है, तीसरे में भी HA है, चौथे में भी, पांचवें में भी। तो HA इन पांचों में कॉमन है। तो आपने क्या किया है, HA तक आपने इन सब में क्रॉस लगा दिया, ठीक है ना। यहां तक क्लियर। ये पांचों में, पांचों वर्डों में ये HA आपके अल्फाबेट सब में कॉमन है। इसके जरा आगे बढ़िए, देखिए यहां पे आपको L मिला, यहां पे K मिला, L मिला और M मिला, यहां भी M मिला। 3 अल्फाबेट मिले आपको, कौन कौन, एक आपको L मिला, एक आपको K मिला और एक आपको M मिला, ठीक है ना भाई। 2 में L है, 1 में K है, 2 में M है। तो ये 3 अल्फाबेट आपको इनके HA के आगे मिले, कौन कौन सा, L, K और M। अच्छा अगर इनको सीक्वेंस की हम बात करें तो सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट इसमें आएगा, तो आपने कहा पहले आएगा आपका K, फिर आएगा आपका L, सबसे लास्ट में आ जाएगा आपका M। तो अब जरा यहां पर समझना मेरी बात, देखो यहां पे L है, K केवल 1 में, देखो K केवल 1 में है, तो ये तो आ गया आपका 1st नंबर पे, ये आ गया आपका 1st नंबर पे, क्योंकि K केवल 1 में आया है, K कहीं और नहीं आया, तो ये हो गया 1st नंबर पे। अब L 2 जगह है, अब K के बाद आपका L आएगा, L 2 जगह है, तो फिर से उसमें जरा और आगे बढ़िए। L के बाद देखो यहाँ पे क्या आया, L के बाद यहाँ पर E है, यहाँ पे T है। अब आप मुझे बताएं कि E और T में पहले कौन आता है। भाई L दोनों में कॉमन था, तो जब कॉमन दो उसके हम और आगे बढ़ गए, L के आगे यहाँ हमें E मिला, यहाँ हमें T मिला, तो E और T में पहले कौन आता है, तो पहले E आता है, बाद में T आता है। तो आपने कहा कि ये हो जाएगा आपका 2nd नंबर पे और ये हो जाएगा आपका 3rd नंबर पे, ये हो जाएगा आपका 3rd नंबर पे। अब देखो दोनों में M कॉमन है, दोनों में M कॉमन है, तो यहाँ तो M के बाद L है, लेकिन यहाँ पे तो M के बाद कहानी खत्म है,
एम के बाद कोई अल्फ़ाबेट ही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 4th नंबर पे और ये हो जाएगा आपका 5th नंबर पे। बात मेरी समझ में आ गई? अगर कोई अल्फा, जैसे यहाँ पे देखो एम से ये अल्फ़ाबेट क्या हो गया, ये वर्ड खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा 4th नंबर पे और उसके आगे जो अल्फ़ाबेट जो वर्ड बढ़ रहा है वो हो जाएगा 5th नंबर पे। तो यहाँ पे देखो क्या आपका क्रम बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा 1st नंबर पे सेकेंड, फिर 2nd नंबर पे क्या आएगा आपका 1st, 3rd नंबर पे क्या आएगा आपका 3rd, 4th नंबर पे क्या आएगा आपका 5th और 5th नंबर पे आ जाएगा आपका 4th। तो ये इसका जो है ये इसका सीक्वेंस हो जाएगा 2 1 3, तो 2 1 3 5 4 ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 1 3 5 4 ये आपका सही आंसर होगा। बहुत आसान है। रीजनिंग की बात जब आती है तो बस यही दिमाग में आता है, सर बहुत आसान है। बात भी सही, बहुत आसान है। बस एक बार जो है ना आपको सही से कॉन्सेप्ट समझने की देरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, आप टॉपिक को समझ गए, तो आप क्वेश्चनों को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। यही बात आती है, सर रीजनिंग हमारे इसमें आती क्यों है? भाई रीजनिंग पेपर में क्यों पूछी जाती है? इसका डेली लाइफ में कोई यूज तो है नहीं। बात भी सही, भाई डेली लाइफ में तो कोई यूज नहीं है। मैथ एक बार मान सकते भाई कैलकुलेशन में यूज आएगी, जो हम लोग खर्चा करेंगे, जो हम कमाएंगे, तो इनकम कितनी है, हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, सेविंग कितनी है, भाई हम लोग निकाल सकते हैं उससे। लेकिन अब रीजनिंग का क्या जरूरत है हमारी लाइफ में? तो रीजनिंग आपके आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए पूछी जाती है। अब आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है क्या? नहीं है। अब अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमें ये पता है कि कैसे करना, चुटकियों में कर देंगे। तो रीजनिंग में केवल कॉन्सेप्ट समझने की बात है। तो रीजनिंग इसीलिए आपसे पूछी जाती है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। आप किसी चीज को देख के कितनी जल्दी उसको याद कर सकते हैं कि हाँ भाई यार ये तो मुझे पता है, ये तो मैं कर सकता हूं। तो रीजनिंग जो है, रीजनिंग का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपने पहले पढ़ा नहीं है। हर एक टॉपिक ऐसा आपको मिलेगा। जब भी आप टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे यार ये तो मुझे पता है, ये तो मुझे मालूम है, ये तो पहले मैं पढ़ चुका हूं। लेकिन अभी तक उसकी आपको जरूरत नहीं लगी कि यार कहीं इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्या। अब जब बन रहे हैं तो हमको लग रहा है कि हाँ यार ये तो मुझे पता है। चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो आपका कोडिंग डिकोडिंग हो, कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं हम, एनालॉजी की बात करते हैं हम, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब क्लासिफिकेशन में जो अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे वहां A to Z की बात होती है। कोडिंग डिकोडिंग में भी आपकी A to Z बात होती है। A to Z मतलब अल्फाबेट की बात हो गई। अल्फाबेट आप आज थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, अल्फाबेट तो आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो रीजनिंग का केवल कॉन्सेप्ट समझना जो है जरूरी है कि ये क्वेश्चन होगा कैसे, इस टॉपिक के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कैसे करेंगे। और एक बार जब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, आप देखना खुद में खुद, अगर इसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चुटकियों में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में। बस एक बार सही से कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब देखो यहां पर एक आपको वर्ड दिया गया है जिसमें अल्फाबेट है आपका DECEASED, ये आपका एक वर्ड है। अब आपको बताना है कि जो ऑप्शन आपका ABCD दिया गया है, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो इनके अल्फाबेट का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहला रूल आपको याद रखना है कि जो अल्फाबेट इस दिए गए वर्ड में यूज हुए हैं, जितनी बार यूज हुए हैं उतनी बार तो आप कर सकते हैं, उससे कम बार यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे अधिक बार यूज होगा तो अल्फाबेट तो वर्ड नहीं बनेगा। बात मेरी समझ में आ रही है? जैसे मान लो एक बात समझो, यहां पर ई, यहां पर इस वाले में ई आपकी 3 बार है। देखो यहां भी और यहां ई कितनी बार आया है? 3 टाइम्स आया है। तो अगर कोई वर्ड आप बनाते हैं तो ई का प्रयोग आप 3 टाइम्स कर सकते हैं।
3 टाइम से कम बार कर सकते हैं तो भी वर्ड बनेगा, लेकिन अगर 4 टाइम आपने कर दिया तो फिर वो वर्ड नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो कम बार कर सकते हैं, जितनी बार वो अल्फाबेट आया है उस वर्ड में उतनी बार कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बार नहीं कर सकते। और बाकी आपको पता है कि भाई अगर कोई भी अल्फाबेट इसकी फैमिली से बाहर का होगा तो वो वर्ड बन ही नहीं सकता। जैसे पहला देखिए DEAD। अब एक चीज देखो, डी 2 बार है, यहां पे 2 बार देखो आया, यहां भी 2 बार आया है। EA भी है तो पहला तो बन सकता है। दूसरा SEED, तो आपने कहा S भी है, EE भी है, D ये भी बन सकता है। तीसरा देखो CEASE, तो आपने कहा CE, देखो CE है, A है, A भी है, S है, S भी है, E भी है, ये भी बन सकता, तो आंसर D हो जाएगा। D नहीं बन सकता क्योंकि R कहीं नहीं आया। जब ये तीनों बन सकते हैं तो फिर हम बिना चेक करे D को लगा सकते हैं। और D में देखो आपका R आया है, R यहां कहीं भी आया है क्या? कहीं भी आपको R दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, इसलिए जो है आपका चौथा आपका जो वर्ड है वो इन अल्फाबेट का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है? तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है सीरीज से, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज से पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को चुनिए। YWUSQ देन डबल जो है आपके ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन ब्लैंक स्पेस पर क्या आएगा, NJ आएगा कि ML आएगा कि JR आएगा कि OM आएगा। तो अब ये देखो, एक बात याद रखो, जैसे ही बात अल्फाबेट की आती है हमारे दिमाग में बात आती है A to Z, क्योंकि A to Z ही अल्फाबेट है, Z के आगे कोई अल्फाबेट आज तक खोजा ही नहीं गया। ठीक है ना, तो A to Z आपके अल्फाबेट हैं। और अल्फाबेट की जैसे ही बात होती है तो बात आती है उसके नंबरिंग की 1 to 26 की। तो अगर हम बात करें देखो तो A to Z, अब आपको सीक्वेंस वाइज तो आप पढ़ लेंगे कि भाई A1 B2 C3, लेकिन अब आपको जो है उसका जो है अगर आपसे डायरेक्ट कोई अल्फाबेट पूछा जाए तो भी आपको जो है वहां पर उसका कोड याद होना चाहिए। जैसे कोई रैंडमली आपसे पूछ लेता है कि M का कोड क्या है या N का कोड क्या है, जैसे यहाँ पे Y आ गया, फिर U आ गया, फिर S आ गया। तो अब जैसे भाई हमको जो अगर हम काउंट भी करेंगे तो कहां से करेंगे? A से। अब A से Y तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा हमको। तो कोड अगर आपको नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। याद कैसे होंगे? तो एक बार जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं 2 से 3 बार आपको रिवाइज करा देता हूं, 1 से 2 बार आप घर में उनको रिवाइज कर लो, अपने आप सारे कोड याद हो जाएंगे। जितनी बार आप क्वेश्चन करो अल्फाबेट से रिलेटेड, हर बार उसके कोड को लिखो, अपने आप आपको याद होंगे। जैसे देखो, अगर मैं कोड की बात करूं देखो, तो सबसे पहले A, फिर आएगा आपका B, फिर C, फिर आएगा आपका D, फिर E, फिर क्या आएगा आपका F, फिर G, फिर H, I, J, फिर आ जाएगा आपका K, L, M, N, O, P, Q, R, फिर क्या आएगा आपका S, T, U, V, W, X, Y एंड लास्ट में क्या आ जाएगा बच्चा? Z। अब देखो, अगर मैं इनके सीक्वेंस से इनके कोड की बात करूं तो A आ जाएगा 1 पे, B2, C3, D4, E5, F होगा आपका 6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, R के बाद क्या आ जाएगा? S, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 एंड Z26। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? Z26। और एक बात याद रखिएगा, जहां पर A लिखा है उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जहां पर Z लिखा है उसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है ना, क्लियर? और इसमें जो भी अल्फाबेट आपका आता है उसका जो लेफ्ट राइट होता है वो आपके हमारे लेफ्ट राइट के समान होता है।
आप हमेशा ये सोच के उसको पढ़िए कि ये आपकी तरफ नहीं देख रहे, ये आपकी तरह देख रहे हैं। तो जैसे ही मैं इनकी तरफ, मेरा भी चेहरा ऐसे हो जाता है बोर्ड की तरफ, तो मेरा लेफ्ट राइट भी आपके लेफ्ट राइट के समान हो जाता है। तो जो मेरा राइट है वो इनका भी राइट है, जो मेरा लेफ्ट है वो इनका भी लेफ्ट है। क्लियर? इतनी सारी बातें क्लियर हैं। अब देखो यहाँ पर जो है ये कोड आप जब 1 से 2 बार पढ़ेंगे ना, अपने आप आपको याद होते रहेंगे। ठीक है ना? एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। A1, B2, C3, D4, E5, ठीक है ना, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25, Z26। अगर हम रिवर्स में चलें तो Z26, Y25, X24, फिर आपका W23, V22, U21, ठीक है ना, T20, S19, R18, Q17, P16, O15, N14, M13, ठीक है, और आपका L12, K11, J10, I9, H8, G7, F6, E5, D4, C3 एंड B2, A1। तो आप ये कोड जब 1 से 2 बार पढ़ेंगे अपने आप आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए कोड के माध्यम से इस क्वेश्चन को आप कैसे चुटकियों में उड़ा सकते हैं, ये तो हो गई कोड की बात, ठीक है ना। फार्मूले भी कुछ होते हैं। फार्मूले की अगर बात करें तो एक इजोटी होता है, सिप्रोलॉक्स होता है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपको फार्मूले की जरूरत ही न पड़े। हमें डायरेक्ट कोड याद है, हमको निकालने वाला झंझट ही नहीं रखना है कि हम वहाँ पे जो है पेपर में जाएंगे, सर हम तो लिख लेंगे A to Z, लिख तो लेंगे, लेकिन अब पन्ना पता लगा दूसरे पन्ने में आप लगा रहे हैं, उस पन्ने को बार बार पढ़ के देखना पड़ेगा कि जेड का कोड है क्या यार, उतने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसको जब बार बार पढ़ेंगे ना तो अपने आप आपके दिमाग में वो बैठ जाएंगे। जैसे देखिए अब इसको हम कोड के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। आपने कहा Y है, Y के बाद आपका क्या है, W है, W के बाद फिर क्या है आपका U है, U के बाद फिर क्या है आपका S है, S के बाद फिर क्या है आपका Q है, Q के बाद आपका क्या 2 लेटर क्या आएंगे आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें, यहां पे अगर हम बात करें तो क्या आएगा देखो जरा। अब सबसे पहले हम इसके कोड लिखते हैं। तो Y का 25, W का 23, U का 21, S19, Q17। अब जरा देखिए यहां पे देखो 25 में हम ऐसा क्या कर दें कि 23 आ जाए। भाई सीरीज का मतलब होता है एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि जब आप आगे बढ़े तो आपको मुझे बताना ना पड़े कि आगे क्या होगा, अपने आप आपके दिमाग में है कि हाँ आगे ये होगा, ठीक है ना। तो जो भी होगा, जो भी पैटर्न, एक पैटर्न लगातार फॉलो होगा, ठीक है, ताकि आप तुरंत आगे बता पाए कि हाँ आगे आंसर ये आएगा। जैसे यहां पर देखो अगर मैं बात करूं, अब देखो जब आप अल्फाबेट को छोड़ के नंबर से करते कितना आसान हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन। 25 माइनस 2 तो 23, 23 माइनस का 2 तो आपका 21, 21 माइनस का 2 तो 19, 19 माइनस 2 तो 17, 17 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 15, 15 होता है ओ का कोड, 15 माइनस 2 तो आ जाएगा आपका 13, 13 होता है एम का कोड। तो ओ एम आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। तो आप इसके कोड के द्वारा जब करते हैं ना तो ये क्वेश्चन आपको एकदम लगता है ये तो कुछ है ही नहीं यार इसमें। और वही जब आप अल्फाबेट के द्वारा करते हैं, कहीं भी एक अल्फाबेट आपसे गिनने में मिस हो गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही मिस हो गया, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करिए कि अल्फाबेट के कोड याद हो जाएं। बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जितनी बार मैं पढ़ाता हूं उतनी बार पढ़ते रहिए उसको, 1-2 बार आप भी रिवाइज कर लीजिए, अपने आप सारे याद हो जाएंगे, 100% याद हो जाएंगे। जितनी बार आप कोई भी क्वेश्चन अल्फाबेट से रिलेटेड देखो तुरंत उसका पहले कोड लिखो, दिमाग में चीज बैठा लो कि अगर अल्फाबेट आएगा तो हम कोड से ही सॉल्व करेंगे, तो अपने आप आपका जो है आंसर आ जाएगा, अपने आप देखेंगे तुरंत आंसर आएगा। क्लियर? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आपका ये क्वेश्चन लिया गया क्वेश्चन नंबर 8 आपका जो है लिया गया सिलोगिज्म से। किससे लिया गया? सिलोगिज्म से, जिसे हम हिंदी में न्याय निगमन के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक को हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के नाम से भी जानते हैं, कथन और निष्कर्ष के नाम से। तो सबसे पहली बात, जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट कहेगा या जो स्टेटमेंट है वो जो कहेगा
वो 100% आपको सही मानना है, उसके साथ कोई भी बहसबाजी, कोई भी आर्गुमेंट नहीं होगा। उसने कहा कि भाई आज जो है रात है, आज के दिन रात है, जो भी कहेगा, सम कैट्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर एलिफेंट, सब कुछ आपको मानना है। तो जो स्टेटमेंट कहेगा वो आप हमेशा यहां पर 100% सही मानेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहां पर जो है हम स्टेटमेंट के आधार पे डायग्राम बनाते हैं और फिर उस डायग्राम के आधार पे हम निकालते हैं कंक्लूजन, ठीक है ना। कंक्लूजन भी जो 100% सही होगा वही मान्य होगा, 50% के यहां कोई चांसेस नहीं है, ठीक है ना। तो भाई 100% आपका वही सही होगा जो आपको 100% पता होगा, जिसके बारे में हाँ भाई ये तो हमें एकदम क्लियर है कि हाँ ये ऐसा कह रहा है। जिसके बारे में आपको क्लियर जानकारी नहीं, जिसके बारे में आपको पता नहीं कि हाँ ये ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसको आप 50% मान लीजिए, तो वो एज ए पॉसिबिलिटी तो सही होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि 100% है क्या ऐसा, तो आप कहेंगे नहीं यार ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो जितनी जानकारी आपको स्टेटमेंट में दी जाएगी वो तो 100% है, लेकिन जो नहीं पता हमें, तो हमें अपने से कुछ भी निर्धारित नहीं करना। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि नहीं यार ऐसा है तो ऐसा हो सकता है ना। तो आप भी जब सोचेंगे तो सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है, सोच के देखिए कभी, तो आपको लगेगा हाँ यार ये बात सही है। जो आपको बताया गया वो तो आपको पता है कि हाँ ऐसा है, लेकिन जो आपको नहीं बताया गया उसके बारे में पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं हाँ यार हो सकता है। जैसे सपोज करो आप कहीं घूमने गए, आप उस प्लेस का नाम जानते हैं, आप पहुंच गए, एक व्यक्ति ने पूछा कि यार यहां, अब आपने एक नाम सुना था, आप वहां पर पहुंचे, आपसे एक व्यक्ति ने पूछा क्या यहां पर ऐसी भी कोई जगह है क्या घूमने वाली, उसने किसी अन्य जगह का नाम लिया, तो आपने कहा मुझे पता नहीं लेकिन हाँ हो सकता है कि हो। आप जब वहां चले थे तो आपको एक जगह का नाम पता था, आप वहां पे डायरेक्ट पहुंच गए, लेकिन जब तीसरा व्यक्ति आपसे पूछ रहा है तो आप कह रहे हैं कि नहीं यार हो सकता है कि हाँ ऐसी जगह हो, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग घूमने आए, मुझे तो यही जगह का पता है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो अब आपसे जब उस व्यक्ति ने पूछा तो आपने कह दिया कि हाँ ऐसी जगह है। अगर आपको पता होता तो आप बिल्कुल कह देते, आपको पता नहीं है तो आपने कहा कि हाँ हो सकता है। तो जितनी जानकारी आपको दी जाए वो तो 100% है, जो नहीं जानकारी दी जाती है वो आपकी पॉसिबिलिटी में जाती है, लेकिन 100% ऐसी सही नहीं होती। हाँ पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगी कि हाँ यार यहाँ पर ऐसी जगह हो सकती है, अगर हो तो मुझे बताना, मैं भी घूमने चलूंगा। चलिए तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए थोड़ा चीजें हमने समझ ली, अब हम जरा समझते हैं कि डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो 3 वर्ड आपके मेन आते हैं इसमें, एक सम वर्ड होता है, एक आपका ऑल और एक आपका नो एनी। ओके, अगर हम बात करें सम के लिए, तो सम के लिए डायग्राम कैसे बनेगा। जैसे हम बात करें सम के लिए, तो जैसे स्टेटमेंट हम लेते हैं, स्टेटमेंट एक हम लेते हैं कि सम ए आर बी, तो सम के लिए डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ध्यान रखिएगा, सम के लिए कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, सम ए आर बी। अब आपसे स्टेटमेंट कह रहा है तो आपने कहा बिल्कुल, जब सम ए आर बी तो सम बी आर ए, ये भी सही होगा भाई, कुछ ए बी है तो कुछ बी ए है, ये भी सही है क्योंकि इसके बारे में हमें जानकारी है। लेकिन अगर मैं कहता हूं सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो आपने कहा कि नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे जो स्टेटमेंट कर रहा है वो कह रहा है कि सम ए आर बी, कुछ ए बी है। जब कुछ ए बी है तो कुछ बी ए भी है, लेकिन कुछ ए बी नहीं है, इसके बारे में कोई भी मेरे पास पुख्ता प्रमाण नहीं है, ठीक है ना। हाँ लेकिन अगर पॉसिबिलिटी की बात आएगी तो सही हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तो हो गया सम के लिए। अगर यहाँ पे ऑल की बात आ जाए तो ऑल के लिए कैसा डायग्राम आप बनाएंगे। जैसे स्टेटमेंट ले लिया गया कि ऑल ए आर बी, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि ये हो गया ए का सर्कल और ये हो गया देखो बी का सर्कल। ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, तो ए का पूरा जो सर्कल हो बी के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये जो है किसका हो जाएगा, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ठीक है ना। इसमें आपको याद रखना है कि जो छोटा सर्कल होता है वो बड़े सर्कल के अंदर सम और ऑल दोनों सही होता है। सम ए आर बी ये भी सही होगा, ऑल ए आर बी ये भी सही होगा, लेकिन जो बड़ा सर्कल होता है वो छोटे सर्कल के अंदर केवल सम पार्ट आता है। अगर मैं कह दूं कि ऑल बी आर ए, ये गलत होगा, सम बी आर ए ये आपका सही होगा। और तीसरी बात हम करते हैं नो एनी की। जैसे कह दिया जाए
नो एनी की, जैसे बात कर दिया जाए नो ए आर बी, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। क्लियर है? तो सम के लिए इस प्रकार से, ऑल के लिए इस प्रकार से और नो एनी के लिए इस प्रकार से आप डायग्राम बनाएंगे। दूसरी बात जरा समझिए, जो आप आंसर देंगे वो ए बी सी डी के आधार पर देंगे। एक बात दिमाग में और आती है कि क्या सर केवल 2 ही स्टेटमेंट और 2 ही कंक्लूजन आएंगे क्या? नहीं, ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है ना, 4 स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, 4 कंक्लूजन भी हो सकते हैं, लेकिन आंसर आपको ए बी सी डी के अकॉर्डिंग देना है। वहां पर भी अगर 4 कंक्लूजन होंगे तो उसके अकॉर्डिंग ए बी सी डी दिया जाएगा, लेकिन हमेशा आपका इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, और आंसर आपको ए बी सी डी के अकॉर्डिंग वहां पर भी देना होगा। क्लियर है? अब जरा आते हैं अपने स्टेटमेंट, देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन कैन डेफिनेटली बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। दिए गए कथन को सत्य माने और तय करें कि दिए गए कथन में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल प्यून्स आर मैनेजर्स, सभी चपरासी प्रबंधक हैं। दूसरा कह रहा है कि ऑल मैनेजर्स आर क्लर्क, सभी प्रबंधक क्लर्क हैं। कंक्लूजन है पहला कि ऑल प्यून्स आर क्लर्क, सभी चपरासी क्लर्क हैं। दूसरा है ऑल क्लर्क्स आर प्यून, सभी क्लर्क चपरासी हैं। अब देखो आंसर आपको ए कब देना है, ओनली फर्स्ट फॉलोज तो आंसर ए देना है, ओनली सेकेंड फॉलोज तो आंसर बी देना है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज तो आंसर सी देना है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो तो आंसर डी देना है। अब सबसे पहला काम क्या है हमारा, स्टेटमेंट के आधार पर डायग्राम बनाना। देखिए जरा कैसे बनेगा। तो ऑल प्यून्स आर मैनेजर्स, ठीक है ना, ऑल प्यून्स, तो ये हो जाएगा आपका प्यून, ये हो जाएगा आपका प्यून्स और ये हो जाएगा आपका मैनेजर, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका मैनेजर्स, ठीक है ना। तो ऑल प्यून्स आर मैनेजर्स। दूसरा कह रहा है कि ऑल मैनेजर्स आर क्लर्क, ऑल मैनेजर्स आर क्लर्क, तो ये सर्कल जो ऐसा बनेगा ये बनेगा आपका क्लर्क का, ये बनेगा आपका क्लर्क का, ठीक है ना। ऑल प्यून्स आर मैनेजर्स, ऑल मैनेजर्स आर क्लर्क, ये पूरा का पूरा डायग्राम हमारा बन के हो गया तैयार। सबसे छोटा सर्कल कौन सा है, प्यून का। सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है, क्लर्क का। तो एक बात आपको मेरी याद होगी, छोटा सर्कल बड़े सर्कल में सम और ऑल दोनों पार्ट आता है, लेकिन जो बड़ा सर्कल होता है वो छोटे सर्कल में केवल सम पार्ट आता है। या फिर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो आपका सम भी सही होता है और आपका ऑल भी सही होता है, ये भी सही और ये भी सही। लेकिन जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो आपका सम तो सही होता है, सम तो सही है, लेकिन बात अगर ऑल की आ जाए तो ये गलत होता है। जैसे मैं कहूं कि सम प्यून्स आर क्लर्क बिल्कुल सही है, ऑल प्यून्स आर क्लर्क बिल्कुल सही है, ऑल मैनेजर्स आर क्लर्क बिल्कुल सही है, सम मैनेजर्स आर क्लर्क बिल्कुल सही है। अगर मैं कहूं कि ऑल क्लर्क्स आर मैनेजर गलत है, सम क्लर्क आर मैनेजर बिल्कुल सही है, ऑल क्लर्क आर प्यून गलत है, ऑल सम क्लर्क आर प्यून बिल्कुल सही है। अब जरा आ जाइए अपने कंक्लूजन पे। पहला जरा देखिए क्या कह रहा है, ऑल प्यून्स आर क्लर्क बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपका छोटा सर्कल है वो बड़े सर्कल में सम और ऑल दोनों पार्ट आते हैं, तो पहला सही। दूसरा क्या कह रहा है कि ऑल क्लर्क्स आर प्यून्स, ये गलत है, क्योंकि जो बड़ा सर्कल होता है वो छोटे सर्कल में सम आता है, लेकिन ऑल आपका गलत होता है। अगर यहाँ पर सम होता कि सम क्लर्क आर प्यून्स तो सही होता, लेकिन ऑल क्लर्क्स आर प्यून्स ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला अनुसरण करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका क्लासिफिकेशन से, ठीक है ना। विषम को चुने। पहला दिया गया है AERI, दूसरा दिया गया है OUPI, तीसरा दिया गया है आपका जो है GOIE और चौथा दिया गया है REAT। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अलग है। भाई 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से 3 आपका 3 जो आपके वर्ड हैं, शब्द हैं, वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा एक ऐसा है जो इनके ग्रुप से अलग है। तो देखिए यहां पर जो है आपको इनमें बताना है कौन सा आपका अलग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है
हम यहाँ पर बात करते हैं अल्फ़ाबेट की। अब अल्फ़ाबेट की बात जब करेंगे तो अल्फ़ाबेट के कोड की बात होगी। तो अल्फ़ाबेट का कोड मैंने अभी आपको रिवाइज कराया था कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ठीक है ना, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 एंड Z26। तो अब यहां पर देखो, अगर मैं इसको सबसे पहले कोड के माध्यम से करूं तो देखो कैसे मैं सॉल्व करूंगा। सबसे पहले यहां पे A है पहले में, A के बाद देखो यहां पे E है, E के बाद आपका R है, R के बाद यहां पे I है। अब यहां पर मुझे ये देखना है किन तीनों में सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा एक ऐसा है जो जिसमें इनके उसमें अलग से कॉन्सेप्ट लगेगा, जो इनसे अलग होगा। भाई तीन इसमें अपना एक ग्रुप बनाएंगे, लेकिन एक कोई ऐसा जो इसमें से डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूं यहां पर जो है इनके कोड के द्वारा, ठीक है ना। तो A का 1, B, E का कोड है 5, R का 18 है और I का 9 है। एक बात और ध्यान रखेंगे भी, जो क्रम लगेगा वो उसका भी एक ऑर्डर होना चाहिए, ऐसे कि नहीं कुछ भी हम प्लस माइनस कर दें, उसका भी एक ऑर्डर बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 1 में अगर मैं 4 प्लस कर दूं तो 5 हो जाएगा, 5 में अगर मैं 13 प्लस कर दूं तो 18 हो जाएगा, 18 में अगर माइनस का 9 कर दूं तो आपका 9 आ जाएगा। दूसरा जरा चेक कर लो, OUPI, O फिर आपका U, फिर है आपका P, फिर है आपका I। तो यहां पर देखिए O का आपका 15, U का 21, P16 एंड I है आपका 9। तो आपने कहा कि देखो भाई 15 प्लस का 6 हो जाएगा आपका 21, 21 माइनस का 5 हो जाएगा 16, 16 माइनस का 7 हो जाएगा आपका 9। क्लियर है। अभी देखो दोनों में कोई भी कॉन्सेप्ट मैच नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें अलग लग रहा है। जरा तीसरे की बात करते हैं, G, फिर आपका है O, फिर है आपका क्या है I, फिर है आपका E। अब जरा देखो यहां पे, तो यहां पे G का क्या है आपका 7, O है आपका 15, I है आपका 9, E है आपका 5। यहां पे जरा देखें तो आपने कहा प्लस का 8, यहां पे आपका हो जाएगा माइनस का 6, यहां पे हो जाएगा माइनस का 4। अब देखो अगर यहां पर किसी भी तीन का जो है ग्रुप बनना है तो इसमें कम से कम दो में तो एक कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। तो इन तीनों में तो अलग अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है, किसी में कुछ मैच ही नहीं हो रहा। यहां प्लस का 4, प्लस का 13, माइनस का 9, यहां प्लस का 6, माइनस का 5, माइनस का 7, यहां पर प्लस का 8, माइनस का 6, माइनस का 4। तो अब जब ये कॉन्सेप्ट नहीं लगे, कुछ और हम सोचते हैं इसके अलावा, ठीक है ना, क्योंकि अब इनके अल्फाबेट के कोड के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो फिर क्या हम सोचेंगे, तो अब हम चलते हैं जो है इसके वॉवेल और कॉन्सोनेंट की तरफ, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, इनके कोड के माध्यम से ही जो है इनको पहले सॉल्व करना है। जब ये मेथड न लगे तो फिर आपको चलना है किस पे, वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर। जैसे अगर हम यहां पर बात करें देखो, तो यहां पर देखो आपका AERI में 3 वॉवेल हैं, 1, 2 और 3। बी वाले में OU और I, इसमें भी 3 वॉवेल हैं। इसमें भी आपके OIE 3 वॉवेल हैं, लेकिन इसमें केवल 2 वॉवेल है, इसलिए ये क्या है आपका अलग है। बात मेरी समझ में आ रही है भाई। यहां पर जो है आपके फर्स्ट में भी 3 वॉवेल हैं, सेकंड में भी 3 वॉवेल हैं, तीसरे में भी 3 वॉवेल हैं, लेकिन चौथे में केवल 2 वॉवेल हैं। इसीलिए ये तीनों अपना एक ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ये इस ग्रुप में नहीं आता। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सॉल्व करें भाई। क्या है ये भी क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन से पूछा गया है, नंबर क्लासिफिकेशन से, ठीक है ना। तो यहां पे है कि सिलेक्ट द ऑड वन आउट, विषम को चुने। पहला दिया गया संख्या आपकी 657, दूसरी है 596, तीसरी है 384 और चौथी है आपकी 397। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर देखो भाई, पहली संख्या दी गई है आपकी 657, दूसरी दी गई है 596, फिर तीसरी दी गई है आपकी जो है 384 और चौथी आपको दी गई है 397, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखें तो आपको सिंपल सा एक तरीका समझ में आ रहा है कि ये देखो यहां पे 6 के बाद क्या है आपका 7, यहां पे 5 के बाद देखो क्या है 6, यहां 3 के बाद क्या है आपका 4।
लेकिन यहां पे क्या 3 के बाद 4 है क्या? नहीं है। तो इसमें जो है अल्टरनेट पे आपका कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है, मतलब फर्स्ट और लास्ट, ठीक है ना। आपके क्या हो गए? कॉन्सेक्यूटिव नंबर हो, लगातार नंबर हो गए। 6 के बाद 7, 5 के बाद 6, 3 के बाद 4। तो इन तीनों में देखो सेम रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तीनों में दिया गया, लेकिन क्या चौथे में दिया गया? क्या नहीं दिया गया, इसलिए आपका 397 क्या हो जाएगा? आपका अलग हो जाएगा। 397 क्या हो जाएगा? आपका अलग हो जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 6 और 5 कितना हो जाएगा? आपका 6 + 5 आपका 11, 11 + 7 आपका 18, 18 एक आपका कंपोजिट नंबर है। 5 + 9 हो जाएगा 14, 14 + 6 20, 20 भी कंपोजिट नंबर है। 3 + 8 11, 11 + 4 आपका 15, ये भी कंपोजिट नंबर है। लेकिन 9 + 3 12, 12 + 7 कितना हो जाएगा? आपका 19, 19 कंपोजिट नंबर नहीं, एक आपका प्राइम नंबर है, इसलिए आपका 397 अलग हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन द गिवन डायग्राम। दिए गए आरेख में कितने आयत हैं, ठीक है ना। अब आपका ये जो क्वेश्चन है वो काउंटिंग ऑफ फिगर से आपसे पूछा गया है। आपको इसमें बताना है कि कितने रेक्टेंगल हैं, ठीक है ना। तो अब एक चीज पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि जो स्क्वायर है, आपको डायग्राम में जो स्क्वायर दिखता है, स्क्वायर एज ए रेक्टेंगल काउंट होता है, लेकिन रेक्टेंगल एज ए स्क्वायर काउंट नहीं होता, ठीक है। जो स्क्वायर है वो एज ए रेक्टेंगल काउंट होता है, लेकिन रेक्टेंगल जो है एज ए स्क्वायर काउंट नहीं होता। वर्ग को जो है हम आयत के रूप में गिन सकते हैं, लेकिन आयत जो है, आयत को हम वर्ग के रूप में नहीं गिन सकते। क्लियर? ये डिफरेंस होता है काउंटिंग ऑफ स्क्वायर और काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल में। तो आप जरा देखें यहां पे भाई कितने आपके रेक्टेंगल हैं, ये हमें काउंट करना है। तो देखिए भाई, इसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि पूरा का पूरा हम काउंट करें, ठीक है ना, और एक तरीका होता है आपका शॉर्टकट तरीका। मैं दोनों तरीके आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर हम काउंट करने की बात करते हैं तो देखो जरा, काउंट अगर करते तो कोई हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 और 6। ये तो सिंगल सिंगल हो गए जो हमने नंबरिंग कर दी। अब इसके अलावा अगर हम इसके जो है और काउंटिंग की बात करें तो ये तो सिंगल सिंगल हो गए। अगर दो दो नंबर को मिला के बात करें देखो, तो एक तो आपका बन जाएगा जो है यहाँ पर जो है 1 और 4 को मिला के, 1 और 4 को मिला के, एक बन जाएगा आपका 2 और 3 को मिला के, 2 और 5 को मिला के। पहले इस प्रकार से बात करें, 2 और 5 को मिला के, फिर एक बन जाएगा 3 और 6 को मिला के, फिर आपने कहा एक बनेगा आपका 1 और 2 को मिला के, एक बनेगा 2 और 3 को मिला के, एक बनेगा आपका 4 और 5 को मिला के, एक बनेगा 5 और 6 को मिला के। क्लियर है? ठीक है ना। अब अगर हम 3 3 की बात करें देखो, तो एक बनेगा 1 2 और 3 को मिला के, एक बनेगा आपका 4 5 और 6 को मिला के। ठीक है भाई, एक बनेगा 1 2 और 3 को मिला के, एक बनेगा 4 5 और 6 को मिला के। इधर से कोई रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं, तो ऐसे पार्ट जोड़ दिया गया बाद में। ठीक है, मैं काउंट करके आपको बता रहा हूं पूरा का पूरा। ठीक है, तो 6 तो ये सिंगल हो गए। दो दो नंबर से कौन सा बना? एक 1 4 बना, एक 2 5 बना, एक 3 6, फिर 1 2, फिर 2 3, देखो ये बनेगा। ठीक है ना, फिर 4 5, फिर 5 6, 3 नंबर से मिला कौन सा बना? 1 2 3, ये पूरा ऊपर वाला, नीचे वाला 4 5 6। और कोई बनेगा क्या? 3 नंबरों से मिला के और कोई नहीं बनेगा। अब अगर मैं 4 नंबरों की बात करूं, अगर मैं 4 नंबरों की बात करूं तो देखो, एक बनेगा आपका 1 2 4 और 5 को मिला के, ठीक है ना, और एक बनेगा आपका जो है 2 3 5 और 6 को मिला के। नहीं बनेगा। तो कितने हो गए टोटल? देखो जरा, 6 तो ये हो गए, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और एक बनेगा सभी को मिला के, 1 2 3 4 5 और 6 को मिला के। तो टोटल कितने हो गए आपके? 18। टोटल कितने हो गए आपके? 18। ठीक है ना, बात मेरी समझ में आ रही है? ये काउंटिंग के द्वारा मैंने आपको एक एक काउंट करके बताया कि भाई ये तो सिंगल हो गए 1 2 3 4 5 6,
फिर आपके दो दो मिला के कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तीन नंबर से मिला कितने बने आपके, 2 बने, तो 7 + 2 हो जाएगा आपका 9, 9 6 हो जाएगा आपका 15। फिर आपके देखो यहाँ पे जो है 1 2 3 ये आपके बन गए, तो 15 + 3 कितना हो जाएगा आपका 80। तो ये तो एक तरीका है जो आप काउंट करके निकाल सकते हैं। एक तरीका और है जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो क्या तरीका है, जरा उसको भी समझिए, जरा उसको भी समझ लीजिए। देखो यहाँ पे जो है मैंने इसकी नंबरिंग कर दी, जैसे ये आपका 1 है, ठीक है ना, ये आपका 1, ये आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये तो आपकी रो की नंबरिंग हो गई, ठीक है ना। इस तरीकों को भी समझ लेते हैं, ये तरीका समझ में आ गया ना। अब जरा दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं, जो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका इसका जो है। कभी भी आपको रेक्टेंगल काउंट करना हो तो आपको ये तरीका अपनाना है। उसका तरीका क्या है, देखो पहले ये रो है और ये क्या है, कॉलम, ये रो है और ये क्या है, कॉलम, तो इसकी नंबरिंग कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 2 और 3, क्या हो जाएगा 1 2 3 हो गया, ठीक है ना। आपने यहाँ पे जो है नंबरिंग कर दी 1, ये आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। इसी प्रकार से जो है इसके जो है आप कॉलम की नंबरिंग कर दीजिए, तो देखो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, ये हो जाएगा 1 और 2। तो ये तो हो गया रो और ये हो गया कॉलम। अब आप एक काम करो, रो का टोटल कर लो, रो का टोटल कर लो। अगर मैं रो का टोटल करता हूं तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3, कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कॉलम का टोटल कर लो, कॉलम का टोटल कर लो, तो कॉलम का टोटल हो जाएगा आपका 1 + 2, ये हो जाएगा आपका 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 3, आपका आंसर आ जाएगा 18, आपका आंसर आ जाएगा 18। तो ऑप्शन जो है डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। तो ये डायरेक्ट तरीका है करने का। तो मैंने आपको काउंटिंग करके भी निकालना बता दिया कैसे करना है, और डायरेक्ट भी कैसे आप रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं। कॉलम का पूरा आपको नंबरिंग कर लीजिए। अगर एक और होता तो हम नंबरिंग करते 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ पे 2 कॉलम है तो 1 2, यहाँ पे रो का नंबरिंग कर दिया तो 1 2 3, ठीक है ना। उसमें जो रो में जो आपके क्या है, उसमें जो आपके पार्ट है उसकी नंबरिंग हमने की है। ये तो पूरी एक रो आएगी, ठीक है ना। तो 1 2 3 ये हो गया, 1 2 ये हो गया, इसको हमने क्या कर लिया, प्लस कर दिया, जो आया उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया आपका 80। क्लियर है। दोनों तरीके आपके क्लियर हो गए। काउंट करके कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया भाई, ये आपका पिक्चर रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। पिक्चर रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका कि सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच व्हेन प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ गिवन फिगर वुड कंप्लीट द पैटर्न। विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान में रखे जाने पर प्रतिरूप को पूरा करे। अब देखो यहां पर आपको ये आकृति दिख रही है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह ABCD में से कौन सी आकृति रखी जाए ताकि आपका जो ये पैटर्न अधूरा है वो कंप्लीट हो जाए। तो अगर हम चर्चा पैटर्न की करें तो देखो यहाँ पे देखो इधर आपको एक ट्रेंगल बनता दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे पूरे जो डायग्राम उसकी बात करें तो यहाँ पे ट्रेंगल बनता दिखाई दे, देखो ये वाला ट्रेंगल, ये यहाँ से, तो इधर से भी ट्रेंगल बनेगा। तो ये ट्रेंगल जब बनेगा तो ये ऐसे आएगा, देखो ये यहाँ पर, और ये आधे में आएगा, आधे में कुछ ऐसा यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे डायग्राम बनेगा उसमें यहाँ तक आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, तब ये ट्रेंगल ऊपर देखो बन जाएगा। अब ये पूरा का पूरा यहाँ तक नहीं आना चाहिए, ये बीच में होना चाहिए। या देखिए फर्स्ट में है क्या, फर्स्ट में ऐसा है क्या, आपने कहा फर्स्ट में ये लाइन तो पूरी से पूरी यहाँ से यहाँ तक आ गई, यहाँ से यहाँ तक चली गई, आपने कहा नहीं ये तो गलत है, ठीक है ना। चूंकि ये लाइन जो है ना, हमको पहली बात तो यहाँ से लाइन चाहिए और आधे में चाहिए, पूरे में पूरे चाहिए ही नहीं। ये लाइन यहाँ से होनी चाहिए ऐसे, यहाँ से ऐसे होनी चाहिए ना, ये लाइन इधर से आई तो ये भी गलत है, ठीक है ना। इसमें तो लाइन इधर से गई है, हमको यहाँ से चाहिए, ये भी गलत है। आंसर कौन सा हो जाएगा, फिर डी सही हो जाएगा। जब ये तीनों गलत है, कोई हो सकता तो आंसर डी होगा। देखो यहाँ पर आपका यहाँ से यहाँ तक गई है लाइन, ठीक है ना, तो ये लाइन हमको यहीं से तो चाहिए थी, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान होती है पिक्चर रीजनिंग, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो पैटर्न कंप्लीटेशन से पूछा गया था, ठीक है ना, आकृति पूर्तिकरण से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना होता है कि जो ये क्वेश्चन मार्क है वहां पे आपको आकृति रखना है।
कि किस आकृति को हम रखें कि यहाँ पे पैटर्न आपका पूरा हो जाए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है? तो आप पहले यहाँ पे डायग्राम को रीड कर लीजिए कि भाई डायग्राम चाह क्या रहा है, कैसे वहां पर बनेगा, फिर आसानी से आप कर सकते हैं। पहले उन सारे डायग्राम को बाहर कर दीजिए जो आंसर हो ही नहीं सकते। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये करना जो आंसर नहीं हो सकते, जिसमें आपको डाउट है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर अपने आप निकल के बाहर कहेगा मैं हूं आंसर, मुझे रखो यहां पर। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये भी पिक्चर एग्जिंग से पूछा गया है। ये है आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग टॉपिक से। किस टॉपिक से है? पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये पेपर कटिंग और फोल्डिंग टॉपिक से है। तो यहां पे थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े। ठीक है, ठीक है, अब समझ में, अब क्लियर दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोस बिलो इन द गिवन फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन ओपन। कागज के एक टुकड़े को मोड़कर काट दिया जाता है। ठीक है ना, जैसा कि नीचे दी गई आकृतियों में दिखाया गया है। दिए गए विकल्पों में होता है कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। अब एक चीज जरा समझो, इधर जो आपको ये दिया गया है, ये कागज को जो है काटने का पैटर्न दिया गया है। किस प्रकार से? ये आपके पास पूरा एक कागज था, इसको जो है जो डॉट डॉट लाइन है, ये डॉट जो है, डॉट आपको ये बता रहा है कि किस प्रकार से कागज को फोल्ड किया गया। ये फोल्ड करने का तरीका है। तो यहां से पहले इसको देखो, यहां से फोल्ड कर दिया गया, फिर इसके बाद इधर से इसको फोल्ड कर दिया गया, फिर आपके पास ये कागज हो गया, ये आपके पास कागज बचा। ठीक है ना, अब इस कागजों में जो सर्कल बने हैं ना, इनको यहां पर इस प्रकार से कट कर दिया गया है। तो अब एक चीज जरा समझो, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में भाई जो आप सबसे पहले फोल्ड करेंगे वो सबसे लास्ट में ओपन करेंगे। पहली बात तो ये, जो सबसे फर्स्ट में फोल्ड होगा वो सबसे लास्ट में ओपन होगा, जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा वो सबसे पहले ओपन होगा। इतनी बात तो क्लियर है। अब यहां पर जरा देखो, अगर ये सर्कल को जो है हम देखें तो जब सबसे पहले आप इसको इधर ओपन करोगे, भाई यहां से इसको ऐसे ओपन आप करेंगे और इसको इधर ओपन करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जब अब ये पूरा का पूरा फोल्ड थोड़ा ना, ये केवल इतना सा पार्ट फोल्ड किया गया था, इतना सा पार्ट फोल्ड किया गया है, तो ये सर्कल तो सिंगल ही रहेगा, ये सर्कल यहां पर सिंगल रहेगा, ये सर्कल रिपीट नहीं होगा। क्योंकि इधर का पेपर फोल्ड ही नहीं हुआ। देखो इधर का पेपर कहीं नहीं फोल्ड हुआ, ये तो ये वाला पार्ट फोल्ड हुआ था, ये वाला पार्ट फोल्ड हुआ, ये वाला। ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो ये तो सिंगल रहेगा। जब सिंगल रहेगा तो आपने कहा कि ए आंसर नहीं हो सकता। अगर हम बात करें तो बी भी आंसर नहीं हो सकता, और आंसर आपका डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि डी में इधर सिंगल है ही नहीं कोई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा। देखो जब यहां पे करोगे तो दो आपके यहां पर जाएंगे, दो आपके सर्कल यहां पे दिखाई पड़ेंगे। देखो दो ये है, दो ये हो गए, इधर है तो ये तीन इधर भी तो आएंगे, तो तीन तीन छह हो जाएंगे। देखो तीन तीन छह यहां पर भी है, ये देखो यहां पे सिंगल है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सी में जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है उस प्रकार से आपको कुछ दिखाई पड़ेगा जब जो है आप इसको पूरा ओपन कर देंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।